अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं बिलाल और एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस बात का कि जो हमारा पहला एपिसोड था नासिर भाई के साथ, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपसे मिला, बहुत अच्छा फीडबैक रहा। आप लोगों ने काफ़ी एप्रिशिएट किया और ज़ाहिर सी बात है उस पॉडकास्ट को और आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक थोड़ा सा अरसा गुजर चुका है और हमें ये मालूम है कि अच्छी चीज़ों में थोड़ा वक्त लगता है। और मेरे साथ जो आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं, एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और उनके साथ आज उनका जो आज मुझे वक्त मिला है, मैं बिना वक्त को ज़ाया किए मैं चाहूँगा कि वो आज हमारा जो पॉडकास्ट है उसकी शुरुआत करें और एक मुख्तसर सा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा अगर आप अपना इंट्रो देंगे तो मैं चाहूँगा कि हमें बहुत अच्छा लगेगा कि उन्हीं की ज़ुबानी से हम सुने। और मैं उनका इनवाइट करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ मिरबाज़ भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जो भी बात है वो यहाँ आपके सामने रख सकूँ और जो मेरी कम्युनिटी है, जो मेरे लोग हैं, उनको मैं कुछ बता सकूँ और आपने इस लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं मिरबाज़ भाई, इस लायक की ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी माशाल्लाह से मैं वक्त से ऑब्ज़र्व कर रहा था, चीज़ें देख रहा था आपको। काफ़ी वक्त से मैं भी देखता हुआ आया हूँ अगर मैं कहूँ आपसे। बिल्कुल। और ये आप बखूबी जानते हैं, चाहे हमारे व्यूअर्स नहीं जाने इस बात को। मैं वक्त को मैं ज़ाया नहीं करूँगा। मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि आप हमारे अगर व्यूअर्स को बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या आप अभी फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो हमारा समझ लीजिए ये सफ़र शुरू हो गया आज का। ठीक है, तो पहले मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम, जैसे कि बिलाल भाई ने बताया, कि अरबाज़ है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ और जो रामपुर के ज़्यादातर लोग हैं वो तो मुझे जानते होंगे, लेकिन अगर कोई इंसान रामपुर से बाहर से कोई देख रहा है तो उसके लिए ये मेरा ये तारुफ है। बाकी मैंने अपना जो करियर है वो इंडिया में काफ़ी मैंने यहाँ पे काम किया था। इंडिया में मैंने जॉब्स वगैरह भी करी हैं और साइड बाय साइड काफ़ी मैंने यहाँ पे काम किए हैं। एक मेरी जो अप्रोच रही है वो हमेशा इस तरीके से रही है कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है, कुछ आगे मतलब ऐसा करना है जिससे खुद को भी फ़ायदा हो, कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो, आसपास के लोगों को भी फ़ायदा हो। तो फिर मैं 2024 में मैंने दुबई में मैंने मूव करा था। और जैसे कि आपको भी पता है, आप भी यूएई में रह चुके हो और आपको अच्छे से पता है कि वहाँ का जो स्टार्टिंग स्ट्रगल है, नो मैटर व्हाट, कि वो आपके पास वहाँ पे कितना बैकअप है, बिल्कुल, और कितने आपके लोग जानने वाले हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। आप अगर वहाँ जा रहे हो तो यू हैव टू स्ट्रगल। आपके पास स्किल, डिग्री के साथ कहते हैं ना, इससे स्किल्स होनी जरूरी है। बिल्कुल। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक तरीके से मैं ऑलमोस्ट मैं सब कुछ मेरे पास था उस टाइम पे। डिग्री भी अच्छी थी और एक्सपीरियंस भी अच्छा था, मेरी कम्युनिकेशन भी ठीक थी, बट स्टिल आई हैव स्ट्रगल्ड सो मच स्टार्टिंग के हिसाब से। बट जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वहाँ पे मैंने अपॉर्चुनिटीज़ जो है थोड़ी सी मैंने देखा, वहाँ की मैंने एनालिसिस करा, मार्केट का थोड़ा समझा चीज़ों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में मुझे जो है एक मुझे अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दिखी यूएई में, और उससे मुझे एक आइडिया आया कि इससे मुझे तो फ़ायदा होगा ही, बिल्कुल, लेकिन जो मेरे आसपास लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं तक फ़ायदा होगा। तो उस सिलसिले में फिर मैंने और ज़्यादा R&D शुरू करा, थोड़ा समझा चीज़ों को, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ वहाँ पे, जिसमें मैं मैन पावर सप्लाई करता हूँ। अच्छा, आपने मतलब कंपनी स्टार्ट की है? जी, मैंने कंपनी स्टार्ट करी है और अभी एक कंपनी में इंशाल्लाह और स्टार्ट करने वाला हूँ, सेम काम से जो जुड़ी हुई होगी। तो उसका थोड़ा सा विजन अलग होगा, वो इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल मैं नहीं मैं थोड़ा बताऊँगा उसके बारे में, क्योंकि अभी चेंजेस काफ़ी चीज़ों में आता है जब इंसान कुछ प्लान करता है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही समझ लीजिए। तो मैन पावर में आप भी समझ लीजिए, मेरा यही विजन था कि भाई एक कम्युनिटी को एक हेल्प मिलेगी, चाहे वो मेरी कम्युनिटी हो गई, मेरी फैमिली फ्रेंड्स हो गए, या फिर और लोग हो गए, और साथ ही साथ वहाँ पे स्कोप है। क्योंकि यूएई के अंदर क्या है, यूएई के अंदर जो हायरिंग होती है वो आपको अच्छे से पता है कि ज़्यादातर मोस्टली जो कंपनीज है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, वो प्रेफर करती है कि हम किसी मैन पावर कंपनी से ही हायरिंग करें, क्योंकि उससे उनको फ़ायदा होता है कि उनको जो बंदे मिलते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कंपनी की कि भाई हम आपको अगर ये बंदा प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हम आपको देंगे। तो फिर मैंने वो काम शुरू करा और ये मेरा तारुफ है। बाकी आप जो मुझे जानते हैं अच्छे से कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी, जज़ाकल्लाह खैर रिबाज़ भाई। जैसे कि आपने हमें ये बताया कि आपने कंपनी स्टार्ट की, लेकिन उससे पहले का स्ट्रगल भी आपने
हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको शेयर करा। और एक बात यहाँ हमें पता चलती है कि लोग दूर से कहते हैं कि हमें दुबई जाना है, जबकि असल में यूएई के अंदर दुबई, लेकिन दुबई ज़्यादा फेमस है यूएई के मुकाबले में। खैर, लेकिन आपने एक विजन उसकी बात करी, मैं एक इस चीज़ को थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के सामने भी। जो आपने पहले जॉब करी दुबई में, बिल्कुल ठीक, उसके बाद आपने कंपनी स्टार्ट की, तो लगभग टोटल आपको कितना वक्त हो चला है वहाँ पर? देखें, ये मैं पर्सनली आपको बताऊं कि इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि किसी इंसान को कितना वक्त लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा स्मूथली उस चीज़ को लेकर चल रहे हो और आपकी ज़िंदगी में और कितने परेशानियां हैं यहाँ पर और कितने स्ट्रगल्स हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे 1 साल लगा ट्रैक पे आने में। और थोड़ा सा मुझे ये था कि मेरी कोशिश थोड़ी ज़्यादा थी उस चीज़ को लेकर, और मेरी लाइफ में और कोई केओस नहीं था, तो मैं जल्दी कर पाया। अच्छा, यहाँ आपको रोकना चाहूँगा, आपने दुबई के अंदर जॉब आपने स्टार्टिंग की, आप वहाँ गए, उसके बाद आपका क्या विजन था, क्या मकसद था आपने कि दुबई के अंदर ही आपको बिज़नेस करना था? और एक चीज़ और कि बिज़नेस करने का मतलब सिर्फ यही आपका एक माइंडसेट था कि आपको ग्रो करना है ज़िंदगी में आगे? कहते हैं ना कि मुझे बहुत बड़ा एक आदमी बनना है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में क्या आपका और भी कोई विजन था इसके पीछे? देखिए बिलाल भाई, आपका पहला जो सवाल है कि मैंने दुबई क्यों चूज़ करा। देखिए, जब मैं छोटा था और जब बुर्ज खलीफा बन रहा था, तो आपको सबको पता है कि एक हाइप था दुबई का कि भाई दुबई दुबई दुबई। और मैं बिल्कुल जेन्युइनली बोलना चाहूँगा ये चीज़, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि जेन्युइनली दुबई इज़ समथिंग एल्स। मतलब अगर मैं और कंट्री से कंपेयर करूँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी, बट वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पे हैं। अगर आपको काम करना है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि दुबई से बेटर आपके लिए कोई जगह हो सकती है। अगर आपका एक विजन है, अगर आपको ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो इंडिया में भी गुजर जाएगी और आपको जॉब भी मिल जाएगी, आप काम भी कर लोगे। लेकिन अगर आपको कुछ करना है और कुछ बड़ा करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ बेटर प्लेस देन दुबई, और आई कैन से यूएई, क्योंकि एक्चुअली वो यूएई है। इट डजंट मैटर कि वो दुबई है, शारजा है या फिर अबू धाबी है, लेकिन लोगों का एक दुबई बना हुआ है कि भाई दुबई है, तो वो दुबई को एक यूएई समझते हैं वो लोग। और दूसरा आपका जो सवाल है कि मैंने ये जो भी स्टेप लिया है, जो मेरी थिंकिंग है, वो उसका जो एक मेन मकसद क्या है, कि वो क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ या मेरा इसके पीछे कुछ और एक कोई विजन है। देखिए, मुझे ऐसा फील होता है, और अभी से नहीं, मुझे बचपन से, बहुत कम उम्र से मुझे ये चीज़ फील होती है कि वी एज अ कम्युनिटी, मतलब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वी आर लैकिंग इन सो मैनी थिंग्स। जैसे हम लैक कर रहे हैं, हम एजुकेशन में लैक कर रहे हैं, ठीक है, हम ग्रोथ में लैक कर रहे हैं। हमारा माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा है कि हम लोग, मतलब देखिए, वी आर वेरी टैलेंटेड, नो डाउट, बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे पास अल्लाह की ताकत है, और जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आई डोंट थिंक, क्या मतलब उसके मतलब जो हमारा जो बिलीफ है उसके हिसाब से, बिल्कुल। तो उसके बाद भी अगर हम लैक कर रहे हैं, तो देयर इज समथिंग, यू नो, हम वहाँ पे कुछ इशू है हमारे साथ, कुछ कमी है हमारे अंदर ही। ना हमारे अल्लाह में कमी है, ना हमारे दीन में कमी है, बट हम कहीं लैक कर रहे हैं, हम कहीं कमज़ोर बन रहे हैं। और जबकि आप अगर 100, 200, 300 साल पीछे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये एहसास होगा कि हम लोग किसी ना किसी फील्ड में हम लोग रूल कर रहे थे, करते आ रहे हैं, बट अब ऐसा क्या हुआ कि वी आर लैकिंग, ठीक है। वो उसके पीछे यही वजह है कि हमारा थोड़ा विजन थोड़ा सा ना हमारा कमज़ोर हो गया है। बिल्कुल, अगर हम ये कहें भी कि हम पीछे कुछ कर आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ वो चीज़ बताकर ये नहीं कहना चाहिए कि हम थे, हम अब क्यों वो चीज़ नहीं है, राइट। तो उसका क्या रीज़न है, अब क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं, और बिल्कुल आपकी नीयत काफ़ी अच्छी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारोमदार नीयत पर है, और आपकी नीयत अच्छी है। आप, जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक मुस्लिम एंटरप्रेन्योर के लिए, जैसे कि एक होता है ना कि एक सिर्फ एंटरप्रेन्योर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ जोड़ी, मुस्लिम एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? उसके लिए फैमिली है, उसके लिए कम्युनिटी है, या फिर उसकी सेल्फ ग्रोथ है, या फिर उम्मा? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी इंसान को अगर मैं ये बोलूँ कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये बहुत गलत बात होगी। क्योंकि देखिए, हमारे इस्लाम के अंदर अल्लाह ने भी हमें ये चीज़ बताई है
कि आपका हर चीज़ पे एक अलग जिम्मेदारी है। बिल्कुल। यहाँ तक कि एक अगर सड़क पे एक कुत्ता भी जा रहा है या बिल्ली भी जा रही है, उसके लिए भी आपके लिए एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। वो अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर करी है। बिल्कुल। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि मैं खुद, मेरी कम्युनिटी, मेरी फैमिली, तो मेरा ये जवाब है कि सब इक्वली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ पे ये बात आएगी कि अगर मैं अपने आप को अपनी फैमिली और कम्युनिटी से कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं सेल्फिश हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को सोचें ज़रा गहराई में जाके कि अगर मैं खुद को ही डेवलप नहीं करूँगा तो ना मैं फैमिली के लिए कुछ कर पाऊंगा, ना मैं कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाऊंगा। तो अगर मैं खुद को डेवलप कर रहा हूँ और उसके पीछे मेरी नियत ये है कि अगर मेरे पैर जम जाएंगे तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा, तो मैं उसमें सेल्फिश नहीं हूँ। लोगों का अक्सर मानना होता है कि भाई पहले दूसरों को रखो फिर अपने आप को रखो, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट स्टार्टिंग, तो पहले आपको अपने आप को ही रखना पड़ेगा। जब आप किसी लायक हो जाओगे उसके बाद आप दूसरों को रखोगे, क्योंकि जब आप किसी लायक ही नहीं हो, आप किसी का ना अच्छा कर सकते हो, ना बुरा कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, खुद एक वीकर हो, खुद आप वीक पोजीशन पे हो, तो आप कैसे ये चीज कर सकते हो कि भाई मैं अपने आप को नहीं रखूंगा, मैं दूसरे को रखूंगा, और दूसरा आपसे कुछ क्यों चाहेगा, आपके पास है क्या देने के लिए, यू हैव नथिंग टू गिव। बिल्कुल। तो ये मेरा ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। इरबाज़ भाई ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें समझाया। और एक चीज़ और, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि अपने करीबों का हक़ दो। जब आप अपने करीबों का, अगर आप, अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल, इस लायक बनाया, तो जाहिर सी बात है आप अपनी फैमिली को सबसे पहले आप देखेंगे, और फैमिली से वो चीज़ कम्युनिटी से फिर उम्मा, वो सभी उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी है कि अपने आप को इस लायक बनाया जाए, मेहनत करी जाए, जद्दोजहद की जाए। सिर्फ ये नहीं है कि हम स्क्रॉलिंग कर करके अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, या फिर सिर्फ दूसरों की लाइफ को देखकर कि वो ऐसा है मेरे पास है, कि नहीं, अगले ने मेहनत की है कुछ, जाहिर सी बात है उस मुकाम तक अगर उसको वो पहुंचा है तो उसके पीछे स्ट्रगल है। और दुनिया क्या है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो अच्छा वो देखती है कि जिस वो मुकाम पे पहुंच जाता है ना, तो इंसान ये देखता है, वो चमक धमक देखता है, उसके पीछे का जो उसकी मेहनत है उसको वो अंधेरा नजर नहीं आता, वो रोशनी उसे नजर आती है, उसके पीछे जो उस अंधेरे से जो गुजरा है वो बिल्कुल उससे नावाकिफ होती है। बिल्कुल। बिल्कुल। और हमारा जो अगला मैं जानना चाहूँगा इसी कड़ी में, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बिज़नेस चलाते वक्त, जैसे आज का जैसा वक्त चल रहा है, बिज़नेस चलाते वक्त इस्लामिक वैल्यूज़ और मार्केट के प्रैक्टिकल रूल्स को कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे कि आज का जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, तो आप बिज़नेस में जो इस्लामिक रूल्स या वैल्यूज़ हैं वो करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आप वो किस तरह से बैलेंस करते हैं? बिलाल भाई, इस पे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर मैं एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं दुबई में भी देखूं तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो लोग फ्रॉड कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। दे आर टू थिंग्स, और ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फ्रॉड एक अलग चीज़ है, बिजनेस एक अलग चीज़ है। और जो बिजनेस है ना, उसको आप यकीन मानिए जो नॉन मुस्लिम्स है ना, वो भी जो इस्लामिक टीचिंग्स है उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को ट्रस्ट वर्दी बनाना है, बिल्कुल, तो उसमें आपको वो अच्छाइयाँ डालनी पड़ेंगी कि बंदा जो है या कोई भी इंसान है वो उस चीज़ को ट्रस्ट करे और उसको उसी हिसाब से लेके चले। अब फॉर एग्जांपल आईफोन है, एक प्रोडक्ट है, तो उन्होंने उस चीज़ को उस लेवल पे लाके खड़ा करा है, बिल्कुल, जो उन्होंने बोला है वो दिया है, बिल्कुल। या सैमसंग है, जो वो एक मतलब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं 8 मेगापिक्सल कैमरा और दे रहे हैं 5। अगर वो करना शुरू कर देंगे तो वो उनकी कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, बिल्कुल। अब रही बात फ्रॉड की, तो फ्रॉड में जो आपका है, आपको एक बार खा के निकलना है अगर, तो दुबई में देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, आपको अच्छे से पता है, बिल्कुल। वहाँ पे कंपनीज आती हैं, बनती हैं, फ्रॉड करती हैं, भाग जाती हैं, दिन के दिन में बनती हैं, शाम को खत्म हो जाती हैं। उनका शाम को उनका जो प्रॉफिट है वो बन जाता है, वो वर्ल्ड वाइड पूरा उनका चल रहा होता है, वहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट कमाया, वो भाग गए। लेकिन अगर आप जैसे बता रहे हो कि मैं बैलेंस कैसे करता हूँ, मुझे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इफ आई एम ट्राइंग टू मेक अ ब्रांड, तो मैं ऑटोमेटिकली जब वो चीज़ें उसमें पुट ऑन करूंगा, जो इस्लामिक आइडियोलॉजीज हैं, जो वैल्यूज इस्लामिक वैल्यूज हैं, तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा जो बिजनेस वो ग्रो करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई जैसे है ना कि आप किसी भी चीज़ में अगर शक्कर डालोगे तो वो मीठी होगी, बिल्कुल। तो ये ऐसा ही है, इसमें मुझे कोई भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। इफ आई एम ट्राइंग टू मेक अ ब्रांड, तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ आ जाती है, बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा, तो हमारे जो सहाबा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर नबी तिजारत करते थे और सहाबा भी तिजारत करते थे, और जब वो मार्केट के अंदर थे तो ऐसा नहीं था कि मार्केट में कुछ और हैं और मार्केट के बाहर कुछ और हैं। तो वो सारे इस्लामिक वैल्यूज़ और एथिक्स को अपने बिजनेस में, अपने तिजारत में उनको इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। आपकी यही बात, इसके अंदर एक मैं और चीज़ करना चाहूँगा, जैसा आज के टाइम पर अक्सर ये हो चुका है, मैं वही चीज़ यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। दरअसल ये हम सुनने को मिलता है, और वो ये चीज़ है कि अगर हम अपने बिज़नेस के अंदर कुछ इस्लामिक वैल्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें लाएंगे तो उससे जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो हर्ट हो सकते हैं, वो हमारे हमसे सामान नहीं ख़रीदें, या फिर वो कुछ निकल जाएं, या फिर उस चीज़ को देखें तो वो नज़रअंदाज कर दें कि हमें इनसे नहीं ख़रीदना। आपका इस पर क्या सोचना है? देखिए, मेरा इस पे सोचना ये है कि इस्लामिक जो हमारे जो भी पॉइंट्स हैं उसमें, देखिए अल्लाह ने भी हमसे मना करा है इस चीज़ को लेकर कि अगर कोई दूसरा इंसान है जो कि नॉन मुस्लिम है उसको आपको हर्ट नहीं करना है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल उसको कुछ भी आपको ऐसा शो नहीं करना है कि वो अपने आप को किसी भी तरह से कमतर समझे या आप अपने आप को उससे बेहतर या बड़ा समझे। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलूं और मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा हूं अपने बिजनेस में तो कोई भी बंदा हर्ट नहीं होने वाला। ठीक है, अगर मैं जो एक ऐसी, देखिए इस्लामिक एथिक्स जो है ना वो सब वही चीज़ है जो इंसानियत में है। बिल्कुल। इस्लामिक एथिक्स कुछ ऐसा नहीं बताता है कि जो इंसानियत से हटकर है। तो अगर कोई इंसान होगा ना जिसके पास इंसानियत होगी तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल। ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई झूठ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक इंसानियत है, वो एक ऑनेस्टी जो है। ऑनेस्टी में मैं ये, ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि वो इस्लामिक है। ऑनेस्टी मतलब एक बेहतर मुसलमान बनने के लिए आपका इंसान होना जरूरी है। बिल्कुल। तो सिमिलरली आप एक बेहतर इंसान बन जाओ, इस्लामिक एथिक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं एक थोड़ा सा इनपुट देना चाहूँगा कि जो बिजनेस के अंदर ट्रस्ट चलता है और सारी चीज़ें जो ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड होती हैं, आप कुछ भी कहना चाहें, वो 1 रुपए का बिजनेस हो या 1000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, तो जो ट्रस्ट है वो यूनिवर्सल वैल्यू है। राइट। तो इसी सवाल में बस ये थोड़ा सा आपका ही मैं थोड़ा और इनपुट ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप उस चीज़ को लेकर चल रहे हो, ट्रस्ट बिल्ड आपने किया है, और अगर आप उस लेगेसी को फॉलो करते हुए आगे तक लेके जा रहे हो तो आप बहुत आगे तक जाओगे। फिर आप ये नहीं सोचिए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। चंद होंगे, दूसरी कम्युनिटी चंद होंगे जो इस तरह की सोच रखते होंगे कि हमें नहीं करना है, लेकिन उन 100 के अंदर वो जो चंद हैं वो कुछ इस तरह का कोई असर नहीं डाल पाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप अपने आप को बिल्कुल वैल्यूज़ को, एथिक्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा था। क्या मैं बिल्कुल सही हूँ? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ जो कि अभी मैंने एक्सपीरियंस करा था, क्योंकि मैं, आप जैसे आपका सवाल है कि मैं किस तरीके से लेके चल रहा हूँ चीज़ों को, तो मैं आपको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दूँ उस चीज़ को लेकर। अभी रिसेंटली मेरे कुछ वर्कर्स इंडिया से दुबई जा रहे थे फॉर ब्लू कॉलर प्रोफाइल्स। ठीक है, उसमें से एक बंदा था वो नॉन मुस्लिम था। अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि उस पर कैसा उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा, वो कैसे इम्प्रेस हुआ होगा। अब हमारा एक बजटिंग होती है, उस बजटिंग के हिसाब से हमारे जो पैकेजेस होते हैं वो हम सस्ता करने की वजह से कि बंदे पे भी बर्डन ना हो, तो वो बंदा रहने वाला था लखनऊ का। ठीक हो गया, और हमारे जो एक पूरा ग्रुप जा रहा था, तो वो ग्रुप जा रहा था दुबई, दिल्ली से। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा बजटिंग हमारा थोड़ा क्योंकि कम करने की वजह से हम ग्रुप टिकट कराते हैं, तो हम दिल्ली से उनको भेज रहे हैं। ठीक है, कि आप जो है लखनऊ से दिल्ली आ जाओ, वहाँ पे आपके टिकट्स अरेंज हैं, वहाँ पे आप वहाँ से आप चले जाओगे। अब जो इमिग्रेशन वगैरह है वो हमें जो जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट थी वो प्रोवाइड कर रही थी। ब्लू कॉलर में अगर बंदा एजुकेटेड नहीं है तो दिल्ली गवर्नमेंट से या इंडियन गवर्नमेंट से आपको इमिग्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, फिर आप जो है यहाँ से जा पाओगे। ठीक है, तो वो बंदा जब वहाँ पहुंचा तो ही वॉज अ नॉन मुस्लिम। 10 बंदों में से 9 बंदे तो चले गए, उसका इमिग्रेशन कंपनी ने अपडेट नहीं करा था, उसको रोक लिया वहाँ पे। अच्छा जी, अब सुने आप मेरी बात, इसमें यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाउ वी फॉलो दीज थिंग्स और कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे बंदा अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल। अब वो नॉन मुस्लिम था, अब जब उसको रोक लिया, ऑब्वियसली बात है, फ्लाइट चली गई, टिकट वेस्ट चला गया। ठीक है, उसका टिकट वेस्ट चला गया। अब उस बंदे को वापस आना है लखनऊ, क्योंकि इमिग्रेशन होने में टाइम लगता है। सैटरडे वॉज द डे, संडे ऑफ होता है। अब वो मंडे तक वहाँ नहीं रुक सकता, वो मंडे तक उसके जहन में जो ख्यालात चल रहे हैं, ख्यालात भी चल रहे हैं, और वो एयरपोर्ट पे नहीं रह सकता, उसको वापस आना है। अब वो एक गरीब आदमी है, ठीक है, वो पता नहीं कैसे कैसे करके वहाँ जा रहा है। बिल्कुल, कितनी जद्दोजहद से वो पहुंचा। अब आप ये समझ लीजिए कि जो मेरा उसका पैकेज था वो इतना सा था, उसमें से आधा पैकेज का जो प्राइस था वो टिकट था,
वो चला गया। ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट था वो आधे से भी कम था, क्योंकि हमारा विजन यही कि बंदा जो है वो आसानी से जा पाए बाहर अपना करियर स्टार्ट उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि क्योंकि इस काम में फ्रॉड इतना है और लोग इतना ज्यादा इजीली ट्रस्ट भी नहीं करते। राइट। तो हमारा जो विजन है वो ये है। अब उसमें क्या हुआ, अब वो जब बंदा वापस जाएगा तो उसको दोबारा जाना भी है। अगर उसको मैं नहीं भेजूंगा या मैं बोलूंगा भाई तुम्हारी गलती है, कुछ भी मैं A to Z बहाना बना दूंगा, तो वो ट्रस्ट गया। तो अब आप उसको ये समझ लीजिए कि मैंने उसको लखनऊ भेजा वापस, और फिर मैंने उसका टिकट लखनऊ से करवाया, दोबारा से, वो भी लखनऊ से। लखनऊ से टिकट, सिंगल टिकट हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था। हमने जो उससे पैसा लिया है उससे भी समझ लीजिए कम से कम 20-30% मैंने अपनी पॉकेट से दिया, उसको भेजा, एंड ही वाज वेरी सेटिस्फाइड विद द सर्विस। तो यहाँ पे भले से मेरा एक बंदे पे लॉस हो गया, बिल्कुल, लेकिन जो ट्रस्ट बना, बिल्कुल, और जो मैं एक तरीके से अल्लाह को अपनी शक्ल दिखा सकता हूँ कि भाई मैंने एक गरीब के साथ ज्यादती नहीं होने दी, उसकी गलती नहीं थी उसके अंदर, बिल्कुल कंपनी की गलती थी, और कंपनी से मैं डील कर रहा हूँ, तो मैं क्यों फेज जो है वो आप उसके सामने, राइट। और दूसरी बात ये भी है ना कि वो गरीब है बेचारा, उसके ऊपर मैं ज्यादती करूंगा कि भाई मुझे नहीं पता और नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग करते हैं। मैं 10-15 हज़ार बचा लूं अपने, या उसके मैं 10-15 हज़ार खा लूं बैठ के, लेकिन मैं एक तो अल्लाह की नज़र में गिर गया उस छोटी सी चीज़ को लेकर, और मेरी कंपनी भी गिर गई। बिल्कुल। तो यही वो वैल्यूज हैं जो आपको बाद में आगे चल के आपको फायदा पहुंचाती हैं। फिर उसी बंदे की साइड से मुझे काफ़ी बंदे मिले, मेरे नए क्लाइंट्स मिले। वाइट कॉलर में भी हमारा काम है, उसमें भी उससे मुझे बंदे मिले, तो एक तरीके से ग्रो हुआ चीज़। तो यही वो एथिक्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना इरबाज भाई ने ये चीज़ें जो हमें बताई है कि हम डरते हैं कि हम अगर इन चीज़ों को अगर अपने बिजनेस में रखेंगे, तो अगर हमने ये चीज़ें दिखा दी, कुछ इस्लामिक वैल्यूज अगर उसमें ऐड मतलब कर दी, या फिर हमें उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए और अपने बिजनेस को ज़रा अलग तरीके से दिखाना चाहिए, तो एक बात ये सोचते हैं कि रिस्क देने वाला अल्लाह है। बेशक अल्लाह राज़िक़ है, और बिल्कुल आप जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं या जो कुछ भी आपकी एथिक्स है, आप उनको फॉलो करें, उनको लेकर चलें, इंशाल्लाह ज़रूर कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, इंशाल्लाह यहाँ भी मिलेगा और आखिरत में मिलेगा इंशाल्लाह। इरबाज भाई, मेरा एक अगला सवाल जो आपसे वो ये है कि आज के वक्त में इस्लामिक तरीक़ों से बिज़नेस करना, जैसे कि अभी बात बिज़नेस की चल रही है, उसमें एथिक्स आ गए, एथिक्स वैल्यूज़ आ गए, ऑनेस्टी आ गई, ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि अभी आपने जो जिक्र इसी का चला, ये चीज़ आ गई, और इसके अलावा हलाल इनकम। जैसे इंसान सोचता है आज के वक्त में आदमी ये चाह रहा है कि उसको जो पैसा है आना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए, उसको उसने लात मार दी है, उसको पीछे डाल दिया है कि पैसा आना चाहिए। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, तो क्या आज के वक्त में बिजनेस में फ़ायदा पहुंचा रही हैं या पहुंचा सकती हैं? देखें, इसमें मेरा थोड़ा सा जो जवाब है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, बट मैं जो बात है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, वो मैं चीज़ रखूँगा आप लोगों के सामने। देखें, एज अ मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी थोड़ी अल्लाह ने ज़्यादा रखी है, थोड़ी सी, क्योंकि हम देखिए हमें अल्लाह ने ऑलरेडी उस रास्ते पे हमें राह खड़ा कर दिया है जिस रास्ते पे ऑलरेडी हमें होना चाहिए। तो हम अगर उस रास्ते से हटते हैं तो हमें जो उसका अंजाम है वो फौरन मिल जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस काम पे लोग चल रहे हैं और उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं फ्रॉड करके फ़ायदा हो रहा है। कंपनीज अर्निंग इन करोड्स इन UAE, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई उनको दुनियावी तौर पर फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट क्या वो दुनियावी तौर का जो फ़ायदा है वो हमारे लिए इनफ है? दैट्स द क्वेश्चन। बिल्कुल, अगर वो हमारे लिए इनफ है देन इट्स ओके टू गो ऑन दैट वे। बट प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये चीज़ मैंने फील करी है, फेस भी करी है और देखा भी है कि अगर एज अ मुस्लिम आप उस रास्ते पे जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा आपको अल्लाह ऐसे दिखाता है कि मतलब अल्लाह ना आपको एक चोट देता है, एक मैसेज कि समझ जाओ, बिल्कुल समझ जाओ, मत करो। ये एक कहते भी है, एक कहावत है कि उसकी ऊपर वाले की जो लाठी है वो बेआवाज़ होती है। बेशक देखिए, अल्लाह ने आपको फ्री विल दी है, बिल्कुल, और फ्री विल दी है, इसी वजह से वो आपको टेस्ट करेगा, ठीक है, वो तो इंसानों में ही है, ठीक है। तो उसी लिहाज से अल्लाह जब एक मुसलमान किसी गलत रास्ते पर निकलता है तो अल्लाह उसको चोट देता है। वो चोट ऐसी होती है कि वो बेरेबल होती है। अब जो समझदार इंसान होगा वो समझ जाएगा, लेकिन जो थोड़े से ऐसे होते हैं कि भाई हमें मतलब नहीं है, हमें बस खाली पैसा चाहिए, हमें दुनिया की ग्रोथ चाहिए, तो वो उसको कंटिन्यू करते हैं और वो कामयाब भी होते हैं दुनियावी तौर पे। क्योंकि आई नो सो मैनी पीपल पर्सनली जो कि मतलब उस लेवल पे पैसा कमा रहे हैं कि शायद एक आम इंसान
मतलब सोचता सोचने से पहले 10 बार और सोचे कि भाई ये अमाउंट होती भी है या नहीं होती है, और वो गलत रास्ते से ही कमा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, लेकिन उनको तो वो चमक दमक ही दिख रही है ना पैसे की। हाँ, लेकिन और ये भी होता है कि ये देखिए फिर अभी जो पहली जो घंटी बजती है वो तो हल्की बजती है, एक बहुत बड़ी घंटा बजता है फिर, बिल्कुल, और वो आदमी संभाल नहीं पाता है फिर, और ये होता है। तो अगर इस चीज को इंसान लेके चले कि भाई मैं दुनिया में देख लूंगा उस चीज का जो मेरा रिजल्ट है, क्योंकि आखिरत का देखिए कोई नहीं सोच रहा है आजकल। बिल्कुल, ठीक है, आप अगर यही सोच लोगे ना कि अल्लाह मुझे दुनिया में ही सब कुछ दिखा देगा, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, बिल्कुल, तभी इंसान समझ जाएगा। आखिरत को तो इंसान सोचता है अरे मरेंगे कब, पता नहीं मरे कब, देखा जाएगा। मतलब एक ना इंसान वो वाला ईमान है रहा नहीं है लोगों के अंदर जो पहले हुआ करता था। दिल में खौफ खुदा नहीं रहा। तो खौफ खुदा है, खौफ खुदा दुनिया को लेकर है कि अल्लाह दुनिया में बुरा नहीं कर दे मेरे साथ, कि ऐसा ना हो कि मेरी शादी ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे क्या नाम है बच्चे ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह गुस्से में आके मेरा मुझसे रिस्क छीन ले, लॉस ना हो जाए। बस ये खौफ है। और लॉस भी वो कि मतलब वो जिस तरह से कमा रहा है कहीं वो ही नहीं चला जाए, नहीं चला जाए कि मैं वही उसी चीज से नहीं हट जाऊं। तो लोगों का ये विजन रह गया है। तो उसको उसी चीज को अगर आप इंसान समझ लेना कि ये जो अगर मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो रही है तो ये अल्लाह का मैसेज है और मैं समझ जाऊं तो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए, तो इंसान नहीं करता है। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। इरबाज भाई ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि घंटी पर समझ जाएं कि घंटे की नौबत ही ना है घंटा बजने की। बिल्कुल। तो इरबाज भाई आगे चलते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे माशाल्लाह से आप यंग हैं, मैं तो काफ़ी एजेड हो चुका हूँ इतना भी फर्क नहीं है लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी जानना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो स्कूलिंग सिस्टम सबको मालूम है कि बच्चा 12th तक और 12th के बाद ग्रेजुएशन तक भी जब वो निकलता है ना किसी काम के लिए, तो अक्सर ऐसा होता है कि उसको कुछ नहीं आता। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, दिमाग से बिल्कुल आउट होते हैं कि मतलब ये कुछ भी होता है। कंप्यूटर की नॉलेज भी वो ग्रेजुएशन के बाद लेने के लिए जाते हैं कि 6 महीने का कोर्स कर लूँ या 3 महीने का कोर्स कर लूँ, उनको किसी तरह की फिक्र नहीं होती, समझ में नहीं आता आखिर ऐसा क्यों है। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्या जो यूथ है माशाल्लाह से दीन की तरफ आ रहे हैं, तो एक ऐसा होता है ना कि सिर्फ बस मैं ये रोज़ा नमाज हज ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ, किसी को अल्लाह ताला ने इस्तात दिए तो वो हज भी कर ले, सारी बातें हैं, तो वो मतलब सिर्फ दीन और दीन पर ही है, फिर वही चीज़ आ जाती है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है, तो क्या उसके लिए दुनियावी स्किल्स हैं, या फिर स्कूलिंग हो गई, कॉलेज लाइफ हो गई, मतलब जो उसको डिग्रियां हासिल करनी है, क्या वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, या मतलब सिर्फ यही है कि बस मैं ये कर लूँ और मुझे सब कुछ मिल जाएगा। क्या ऐसा कुछ है इस्लाम के अंदर, या फिर कुछ जिस तरह का या फिर लोगों ने माइंडसेट बनाया है, क्या वो सही है, या फिर अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि जाओ दुनिया से कट कर बिल्कुल अलग चले जाओ और पहाड़ों पर रह लो जाकर? देखिए, मैं इसका आपको स्टेप बाय स्टेप जवाब दूंगा। पहले तो आपने बात करी एजुकेशन सिस्टम की, जो कि लिटरली बहुत ही पुअर साइड पे है हमारी कंट्री का। अब ये बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो जिनके स्कूल्स हैं, वो अगर वीडियो देख रहे होंगे उनको बहुत बुरी लगेगी ये बात, क्योंकि वो अपने बच्चों को कुछ और सिखा रहे हैं। वो जो लिटरली जो दुनिया मैंने स्कूल में देखी थी और जो एक्चुअल दुनिया है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर कोई मुझे उस वक्त बताने वाला होता तो शायद मैं इस टाइम और बेहतर कर रहा होता लाइफ में। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मतलब अभी बेहतर रखा है, अल्लाह का शुक्र है। वो देखिए, वो तो अल्लाह का एक वो है कि अल्लाह ने मुझे इस लायक समझे जो भी मैं कर रहा हूँ। अभी तो खैर कुछ भी नहीं कर रहा है, लिटरली कुछ नहीं कर रहा है अभी, स्टार्टिंग है, लेकिन इंशाल्लाह अपने आप को जीरो में मानता हूँ। आई एम जस्ट एट जीरो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। तो अभी जो स्कूल्स हमें सिखा रहे हैं ना, वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है कि हम लोगों को मार्क्स के पीछे भगाया जा रहा है कि बस आपको नंबर लेके आने हैं, आपको मैथ्स में 100 नंबर लेके आने हैं, आपके अगर साइंस में 70% 10th में आए हैं तो आपको साइंस साइड नहीं मिलेगी। भाई साइंस साइड नहीं हो गई, ऐसा लग रहा है साइंटिस्ट बनेगा आदमी 11th लेते ही। ये जो मतलब पॉइंट, मतलब मेरे समझ में नहीं आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। उसके पीछे एक और भी शायद कुछ ऐसा है तो नहीं है कि मतलब स्कूल का रिजल्ट खराब होगा। एग्जैक्टली यही है। देखिए, हमारे जो कंट्री है, हमारे माशरे के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, दे आर जस्ट डूइंग बिजनेस। उनका जो भी उनका बच्चे को लेकर जो विजन है जो भी, वो सिर्फ यही है कि हमारा बच्चा अगर अच्छा भी हो तो इसलिए हो कि स्कूल का नाम हो। उनको मतलब नहीं है बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, जो माँ बाप होते हैं, हमारे जो माँ बाप हैं या उनके जो माँ बाप थे, देखिए जब जो जनरेशन आगे बढ़ती है तो वो ग्रो करती है। ठीक है, अब जो मैं आज हूँ, आने वाली जो नस्ल होगी वो मुझसे बेहतर होगी कई चीज़ों में।
तो हमारे जो माँ बाप हैं वो थोड़े से मासूम हैं इस चीज़ को लेकर, उन्हें आज के ज़माने के बारे में वो नॉलेज नहीं है जो होनी चाहिए। तो उनको एक तरीके से घुमाने के लिए जो स्कूल्स हैं वो चीज़ वो दिखाते हैं जो कि एक्चुअल में उसको काम नहीं है कुछ। एक्चुअल में दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। आज काम जो है स्किल के ऊपर हो रहा है। मैं जब दुबई गया था मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं कि मेरे पास डिग्री है भी या नहीं है, कौन सी डिग्री है, सिर्फ पूछते हैं कि यू हैव एन एमबीए डिग्री, ओके दैट्स गुड। अब आप मुझे ये बताओ व्हाट यू हैव, आपसे क्या आता है, व्हाट यू कैन प्रोवाइड अस ऑन द टेबल। आपकी डिग्री में क्या है, वी जस्ट डोंट केयर, हमें उससे मतलब नहीं है। आप हमें क्या दे सकते हो एज एन इंडिविजुअल, दैट्स मोर मैटर। ठीक है, तो वहाँ पे इंडियंस लैक करते हैं। आप यूएई जाओ, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इनकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पे वहाँ पे सैलरी जस्टिफाई होती है यूएई के अंदर। अगर कंट्री जस्ट बाय योर पासपोर्ट वो इंटरव्यू भी नहीं लेंगे। अगर ब्रिटिशर है उसकी सैलरी 20,000 दिरहम है, अगर इंडियन की 4,000 दिरहम है। सी द डिफरेंस जस्ट बाय देयर पासपोर्ट। इंटरव्यू हुआ ही नहीं है अभी। बिल्कुल, वो उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट करा हुआ बिकॉज दे नो द एजुकेशन, द वर्ल्ड नो। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान जा रहा है बाहर तो वो दिखा रहा है अपने आप को, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ। अब हम 2-4 लोगों को लेके बैठे हैं कि भाई सुंदर पिचाई हमारा गूगल का सीईओ है। अरे सुंदर पिचाई जैसे 50 लाख लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आप एक 140 करोड़ की आबादी में अगर 20 लोग सक्सेसफुल हो गए, दैट्स नॉट सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहाँ सक्सेस है भाई? 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन सैलरी वहीं की वहीं है, सैलरी वहीं जा रहा है। बिल्कुल, एक्चुअल में सैलरी कम हो रही है। पर कैपिटा भी कह रहा है कि अराउंड $2,000। एक्चुअल में सैलरी कम हो रही है। आज के महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इंडिया में महंगाई भी बढ़ रही है, सैलरीज कम हो रही है बिलाल भाई। अगर कोई इंसान 2 साल पहले 30,000 कमाता था, उसको वो 25 पे है इस टाइम। दैट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग। उसके लिए वो 30 वहाँ है भी तो, लेकिन जो महंगाई जो पहुंची है वो उसकी जस्ट डबल हो चुकी है। क्योंकि जो कुछ लॉ नहीं है, एक सिस्टम नहीं है प्रॉपर कि भाई आपको इससे कम दे नहीं सकते आप। हमारा जो मिनिमम वेज है वो शायद 18,000 या 15,000 रुपए है यहाँ कंट्री का। बिल्कुल, 18-15,000 रुपए, आप बताओ। बिल्कुल, जो आज के टाइम में अगर मैं सिर्फ सुबह के नाश्ते की बात करूँ नॉर्मली तो 5-6 हज़ार एक मरे से दर्जे को, एक मरे से फैमिली के लिए कम पड़ता, मतलब यानी कि आप ये समझ लो कि है, लेकिन उसकी वो तनख्वाह नहीं है। महीने की तनख्वाह 8-10 हज़ार है, आप 8-18 या 20 हज़ार वहाँ कह रहे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज या मेट्रोपॉलिटन, लेकिन दिल्ली, मुंबई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारे अगर जहाँ हम बैठे हुए हैं हमारे रामपुर के अंदर पूरा दिन इंसान लगा हुआ है सुबह से लेके शाम तक, और उसकी 6,000, 7,000, 8,000, बिल्कुल कुछ नहीं, पूरे महीने इस तरह से चला। अब यहाँ पे मैं इसी वजह से मैं किसी यूथ को या किसी इंसान को नहीं करूँगा पॉइंट आउट, क्योंकि हमारा जो एक सिस्टम शुरू से चलता हुआ आ रहा है ना, वही डिस्टर्ब्ड है। तो जो इंसान की सोच बन रही है ना, वो बिल्कुल ऐसी बन रही है कि वो उसको फायदे की जगह नुकसान दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान इस्लामिक बन रहा है तो वो इस वे में इस्लामिक बन रहा है कि उसको लग रहा है कि दुनिया इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया का कोई मतलब नहीं है, दुनिया का मतलब बर्बादी है। तो अल्लाह ने हमें भेजा ही क्यों? अल्लाह ने हमें भेजा क्यों है? और दूसरी बात यह है कि अगर चलिए मैंने मान लिया कि बर्बादी है, लेकिन अल्लाह आपसे कह रहा है कि इस्लाम के लिए लड़ो इन द सेंस लड़ाई झगड़ा वाला लड़ो, आपको मजबूत बनाओ, स्किल हासिल करो, बनाओ। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करो, किसी को मारो, या वो लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा मैं। जी। लड़ने का मतलब ये है कि आप कम्पीट करो, इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत बनाओ। ठीक है, अगर मैं हजरत उमर के दौर की बात करूं तो उसमें भी आप सोचिए कि इस्लाम कहाँ पे था। ठीक है, मतलब हमारे पास कितना पैसा था, उसको आप कैसे यूज करो, दैट्स अप टू यू, दैट्स द सेकंड पार्ट। आप पैसा कमाने के बाद जब आप उसको यूज करोगे तब आएगी इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है, मुझे किस तरह से इसको इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप बोलोगे मुझे कमाने नहीं है, कमा के होगा क्या, कमा के तो फितना हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये जो सोच है हमारे माशरे की, इसको चेंज करे अल्लाह। क्योंकि देखिए, बोलने की जरूरत नहीं है, आपको दुनिया में क्या हो रहा है अच्छे से पता है, बिल्कुल, और हमारे साथ क्या हो रहा है अच्छे से पता है। दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग कि हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। दिल पे फौरन, मतलब अगर बोलेंगे तो दिल से सोचकर बोलेंगे, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यही वजह है कि आप देख लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बोलूंगा तो वो टॉपिक कहीं और चला जाएगा। बिल्कुल। तो सबको पता है, जो देख रहा है उसको भी पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और हाँ, आपको पता है, मुझे भी पता है। उसका रीजन यही है, वी लैक पावर, वी लैक इन पावर। अब अगर मैं अरब्स की बात करूं, दे हैव मनी बट दे डजंट हैव पावर, दे डोंट हैव पावर। पावर नहीं उनके पास, उनका जो पैसा है वो पैसा
किसी और की वजह से है, वो हाथ हट जाए वो पैसे भी चला जाएगा। बिल्कुल। दैट्स वाई दे डोंट हैव वॉइसेस। कुछ भी हो जाएगा वो कुछ नहीं। यही वजह है कि हम लोग ग्रो ही नहीं कर रहे, हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं कि यार कुछ करना भी है। अभी जो है अभी कर लो, जो करना है अभी कर लो। प्लानिंग नाम की चीज नहीं है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते। मतलब शॉर्ट में जो कुछ भी हासिल हो रहा है। कम्युनिटी है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो इस तरीके से प्लानिंग करती है कि वो 50 साल के आगे का सोच के चलती है। ठीक है, 50 साल 100 साल कि आज अगर विजन इतना बड़ा है, इतना बड़ा विजन है कि अगर हम आज ये काम कर रहे हैं तो इसका 100 साल के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब जो उनको 100 साल के बाद करना है उसकी तैयारी वो शुरू कर देंगे आज से। दिस इज देयर विजन और दे आर गेटिंग सक्सेस। यहाँ पे मतलब नहीं है कि आप मुसलमान हो, कौन मुसलमान हो, लेकिन आप वो उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, जद्दोजहद कर रहे हैं। मेहनत का अल्लाह का वायदा है, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, कोई डजंट मैटर। बिल्कुल, अगर वो मेहनत सही तरीके से कर रहा है तो उसको फल जरूर मिलेगा। दुनिया में तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, आखिरत में चाहे ना मिले लेकिन दुनिया में तो मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। तो अगर वो लोग मेहनत करके अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास क्या कमी है आप बताइए। हमारे पास दीन की दौलत है, हमारे पास दिमाग अल्लाह ने हमें दिया है, अल्लाह ने हमें मतलब हर उस चीज़ से नवाजा है। यहाँ पर एक चीज़ है, डायरेक्शन कह सकते हैं कि राइट डायरेक्शन की कमी है। यहाँ पे डायरेक्शन की कमी है। बिल्कुल। तो वो उस चीज़ को किस तरह से हासिल करें, मतलब उनको गाइड करने के लिए क्या मतलब किसकी ज़रूरत पड़ेगी या खुद को अपने लगाना जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो दीनी लेवल के हों, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, उनको मिसगाइड नहीं करना चाहिए बंदों को। भले से वो खुद 1 करोड़ की गाड़ी में आके वो जो वीडियो बना रहे होंगे वो 1 करोड़ की गाड़ी में आए होंगे। मैं आपको अनगिनत एग्जांपल बता दूंगा, मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं लूंगा। इवन हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं वो बाहर उनकी 2 करोड़ की गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है, उनकी बॉडीगार्ड्स उनके साथ होते हैं और वो दुनिया में बच्चों को आके बता रहे होते हैं कि दुनिया बेकार चीज़ है, यहाँ पे अगर तुम्हें अल्लाह ने कुछ नहीं दिया है तो तुम अल्लाह के करीब हो, मतलब कि अल्लाह तुम्हें अच्छा समझता है इसीलिए तुम कमज़ोर हो। तो ये जो एक ब्रेन वॉशिंग है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर व्यूज, जस्ट बिकॉज के मतलब जो बेचारे कमजोर लोग हैं वो उनको मतलब ना उनको बड़ा समझे कि यार देखो हमारे लिए बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमें अच्छा समझ रहे हैं, हम अच्छा कह रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उनको रियलिटी बहुत कम स्कॉलर्स जो दिखाते हैं। उनकी गिनतियों में बहुत मतलब मैं उनको भी जानता हूँ, उनके बस 2-3 मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन मैं नाम लूंगा नहीं। वो ऐसे हैं कि वो उनको रियलिटी बताते हैं कि भाई ये रियलिटी है, हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल, और करना चाहिए वहां से निकलने के लिए आपको मेहनत अपना एग्जाम्पल देते हैं कि भाई अगर मैं दीन पे हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए हर चीज हराम है। बिल्कुल, अल्लाह ने मुझे जिंदगी जीने का हक दिया है। बिल्कुल, अगर मेरी गाड़ी हलाल की कमाई से है तो क्या वो गाड़ी मेरे लिए हराम है? बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पास अल्लाह ने इतना मुझे पैसा दिया है कि मैं गरीबों की मदद करने के बाद, ज़कात निकालने के बाद 1-2 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता हूँ तो क्या मेरे लिए हराम है? बिल्कुल नहीं है ना। अगर मैं अपने सारे फ़राइज़ पूरे कर रहा हूँ उसके बाद भी अल्लाह ने मुझे इतना पैसा दिया है कि मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ तो क्या मेरे लिए हराम है? अगर जायज़ शौक है तो नहीं है। बिल्कुल, हर चीज़ को हराम बना दिया है। ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये हराम है, ये हराम है, मतलब आप अगर सांस ले रहे हो वो भी हराम है। एक इरबाज भाई, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, कड़वी काफ़ी है, और वो ये है कि हमारे मस्जिद में जो मौलाना है जितने भी तमाम, बिल्कुल उनकी हालत ये समझ लीजिए कि मंथली सैलरी भी उनको प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाती। बिल्कुल, मोहल्ले में 50 घर 100 घर होंगे और अच्छे होंगे, लेकिन जो वीकली जैसे जुमा आता है, जो चंदा होता है हर हफ्ते, और वो हफ्ते पे वो जो चंदा जो कुछ भी सैलरी 2000-3000, मैंने अभी आपके नाश्ते की यहाँ पे मैंने बात करी कि सुबह का जो नाश्ता है जो मरे से दर्जे को 5 से 6 हज़ार रुपये महीने का है, लेकिन यहाँ पर उसको जो सैलरी दी जा रही है 2000-3000, हर दर्जे को 4000 मिलेगी। तो मैं कहने का यहाँ पर पॉइंट यही था कि उनको वो चीज़ अगर प्रॉपर तरीके से जो कम्युनिटी है अगर वो उस चीज़ को सर्व करे अच्छे तरीके से, अपनी कम्युनिटी के आलिम को, मौलाना को उस लेवल पे समझे, तभी उस चीज़ को वो भी मस्जिद के मेंबर से उठा सकते हैं, अगर उनको प्रॉपर वो चीज़ दी जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें हर हफ्ते जो है ऐलान करना पड़ता है कि मौलाना साहब की सैलरी निकालनी है, मतलब वो बंदा हमें 5 वक्त की नमाज की जो उसकी ड्यूटी लगी हुई है वो वहाँ है, उसकी भी तो फैमिली है ना। बिल्कुल, उसका ये तो नहीं है ना कि 2-3 हज़ार में सिर्फ उसका काम चल जाएगा।
ये रियलिटी है। अब हमारी देखिए कम्युनिटी क्यों इस तरफ नहीं सोचती, और ये निकल गई ये बात। जब ये बात निकली तो यहाँ पर ये बात भी है कि हमें उनके लिए भी इस बात को करना चाहिए। देखिए यही वजह है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक मौलाना है, वो अगर मेंबर पे खड़े होके इस बारे में बात करेंगे ना कि आप अच्छी गाड़ी रखो, तो दुनिया कहेगी आपके पास तो है नहीं। ठीक है जी जी। और अगर वो इस चीज़ को अच्छाई की तरफ दिखाएंगे, अच्छी चीज़ है, अच्छी सवारी, अच्छा घर, अच्छी चीज़ है, उस पर मेहनत करो, तो सबसे पहले सवाल यही आएगा कि आपके पास क्यों नहीं है। इसका मतलब अल्लाह आपसे नाराज है। उनको और किसी दूसरे तरीके वे में लेकर जाएंगे। अपनी कमी यानी देख रहे हैं कि हमें वो बंदा जब हमें सर्व कर रहा है तो हमें ये चाहिए कि हमें उसके लिए, मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर एक सिस्टम बनाना चाहिए उसके लिए। तो जाहिर सी बात है उसकी वो जॉब है और वो आपके लिए कर रहा है, तो पूरे एक मोहल्ले को मिलकर एक प्रॉपर एक तरीका, एक वे बनाना चाहिए। क्या है ना, ये सब चीजें पॉलिटिकल चीजें आ जाएंगी। अब मैं इस पे कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, बिल्कुल इस पे सफाई भी मेरे पास है, इसके सॉल्यूशन भी मेरे मतलब मैं दे सकता हूँ इन चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर वो पॉलिटिकल व्यू चला जाएगा और बात कहीं की कहीं चली जाएगी। इसलिए इसमें बस यही है कि इसमें अब फिलहाल जो हो चुका है वो उसको हमें हटा देना है। अब जो न्यू जनरेशन है, जैसे जो जनरेशन हमसे स्टार्ट हो रही है, वही जनरेशन ठीक कर सकती है आगे वाली जनरेशन को, अगर वो इस तरह की बेहतर सोच रखती है तो। लेकिन अगर वो उसी सोच पर चल रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैंने अनगिनत लोग देखे हैं कि वो घर पे बैठे हुए हैं, अल्लाह करेगा मतलब 1 साल से खाली बैठे हुए हैं वो, दे आर नॉट ट्राइंग एनीथिंग, कंफर्ट जोन से उनको निकलना नहीं है, घर पे हैं, घर पे चाय मिल रही है, घर पे खाना मिल रहा है, घर पे सब कुछ, मतलब उनके जो बेसिक अखराजात हैं वो घर वाले पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें सेटिस्फाइड हैं और अल्लाह करेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ कमी पेरेंट्स की आप कहेंगे कि बच्चा, मेरी बात मैं कर रहा हूँ कि बच्चा अगर 17-18 साल का भी हो जाता है तो वो बच्चा है, 27-28 साल का हो जाता है तो बच्चा है, 30-35 का भी है बच्चा है। माँ बाप की जो नज़र में वो ठीक है बच्चा रहेगा, लेकिन आपने उसको दुनिया के लिए क्या तैयार किया? देखिए मैं वही आपको बताना, मैं स्टार्टिंग से वही बोल रहा हूँ कि जो हमारी अपब्रिंगिंग है ना, वो ऑन द ट्रैक नहीं है। चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो पेरेंटिंग हो, वो ऑन द ट्रैक है ही नहीं। हम बहुत जगह लैक कर रहे हैं। जो एक होता है ना स्पून फीडिंग, कि बच्चे को स्पून फीडिंग कराई जा रही है कि भाई ये लो, आ करो, खाओ, बेटा यहाँ मत जाना बेटा। भाई आप एक तरफ आपका अकीदा इतना बड़ा है कि भाई जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, और दूसरा आपकी तरफ इतना आप ज़्यादा मतलब अल्लाह की तरफ से गाफिल हो कि आप कह रहे हो कि भाई सड़क पे मत जाओ मर जाओगे, या पहाड़ों पे मत जाओ मर जाओगे। भाई जब मौत मुकर्रर है, अब पहाड़ पे जाके वो ऐसा तो है नहीं कि छलांग लगा देगा बच्चा, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि भाई मैं आगे पहाड़ पे मुझे कूदना है, ऐसे तो नहीं करेगा ना। नहीं, बिल्कुल। अगर अल्लाह ने उसकी मौत लिखी होगी तभी मौत आएगी, और नहीं लिखी होगी तो कुछ भी हो जाए नहीं आने वाली। यही हमारा अकीदा, यही हमारा ईमान है। बिल्कुल ठीक है, और इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, यहाँ गेम खराब होता है कि जहाँ पे अपना फायदा है वहाँ पे दीन है, बिल्कुल, जहाँ पे अपना नुकसान है वहाँ दीन नहीं है। मतलब एक और ये बात मैं खाली पेरेंट्स के ऊपर नहीं बोल रहा, ये मैं पूरी माशरे के ऊपर बोल रहा हूँ, पूरे माशरे। एक चीज़ और है, बड़ा एक फेमस कोट है कि एक दस्तरखान है, दस्तरखान नहीं है आपका जो आपकी पसंद का है, जो दीन है, अपनी पसंद का अच्छा वो उठा लिया, और जो मतलब वहाँ पर जो लगे बाकी उनको नज़रअंदाज कर दिया। नहीं। और एक चीज़ और यहाँ पर है, जैसे कुछ बिजनेस में कुछ चीज़ें आ रही हैं या फिर कुछ और मसलेहात आते हैं, तो अपना वो चीज़ किसी तरीके से निकालने के लिए वो मौलाना के पास जाते हैं कि वो फतवा किसी तरीके दे दे और मैं उस चीज़ को दिखा दूँ लोगों को। अगर कोई उंगली उठाए तो नहीं, मुझे इनसे फतवा लेकर आया हूँ, ये चीज़ बिल्कुल मेरे लिए सही है, दूसरा बंदा बोल रहा है कि सही नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा है सर्टिफिकेट कि ये मेरे लिए चीज़ सही है। ऐसा ही सिमिलर मैं आपको एक वाक़या बताऊँगा, मैं किसी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, कुछ मैं बताऊँगा नहीं एक्जैक्टली। कुछ साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, तो मैं खाली था थोड़ा सा, मेरी थोड़ी आर्ट अच्छी है, थोड़ा मैं आर्टिस्टिक, मुझे जेनेटिक मिला हुआ है। मेरे जो फादर हैं वो काफ़ी अच्छे, वो आर्किटेक्ट भी हैं रामपुर में, और उनका थोड़ा सा मतलब मुझे जेनेटिकली मिला है, मैंने कोई मेहनत नहीं करी इसके ऊपर, मैं आपको बता दूं। तो मैं खाली था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी कैलीग्राफी कर लेते हैं। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग, और मैंने ट्राई किया, वो काफ़ी अच्छा बन गया। तो समवन सजेस्टेड मी कि तुम इसको क्यों ना फ्रेम करवा के और घर से बनाओ। मेरा बीकॉम फर्स्ट ईयर था, ठीक है, और बस टाइम पास करने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। एक मुझे किसी ने बताया कि भाई एक फला शॉप है, वहाँ जाओ, एंड ही वाज अ मुस्लिम, ठीक है। मैं वहाँ गया, मैंने उनको वो दिखाई, एंड ट्रस्ट मी बिलाल भाई कि वो एक हैंडमेड कैलीग्राफी थी। इट वाज मतलब मैं आपको कभी दिखाऊंगा, वो इतनी अट्रैक्टिव थी, और वो मैंने उस पर जो फ्रेम वर्क करवाया था वो इतना ज़्यादा, मतलब मेरा उस पर समझ लीजिए 800 से 1000 रुपये जो उसके काम के ऊपर है, मतलब जो कॉस्ट उसकी है
उसी पे उस पे लग चुका था। और मेहनत आपकी अलग, और मेहनत तो चलिए अलग है, वो तो अलग था। तो मैंने कहा वो गिफ्ट शॉप थी, तो मैंने कहा इसका मैं ऐसे मैं कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे बताएं आप कि इसका आप किस तरीके से काम कर सकते हो और आगे क्या आप बेच सकते हो, मुझे क्या दे सकते हो। ही लिटरली सेड 150 रुपीज़। वो मुझसे बोला मैं 150 रुपये दे दूंगा। यही रामपुर की बात रामपुर की बात है। बोले मैं आपको 150 रुपये दे दूंगा और मैं 500 की बेच दूंगा इसको। आई वॉज लुकिंग लाइक हिम, मतलब कि मैं शॉक था। तो मैंने उसको फिर ज़रा समझाया, मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मजबूर हूँ या परेशान हूँ, ठीक है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस इंसान एक अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, खाली दिमाग शैतान का होता है, बिल्कुल ठीक है, मैं उसके लिए आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छी बाइक से आया हूँ, मेरे फ़ोन में अच्छे फ़ोन रखे हुए हैं। मैं आपको ऐसा नहीं कि आप 150 में कहूँगा भाई ले लो, अब बस अभी ले लो और मुझे 10 बना दूंगा मैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसी चीज़ करो कि सामने वाले के साथ ज्यादती ना हो। बिल्कुल। अब मैं जब वहाँ से निकला, मैंने कहा मेरा वहाँ से प्लान ड्रॉप हो गया। फिर जिस बंदे ने मुझे सजेस्ट किया था वो शॉप, उस बंदे की शॉप उससे बराबर में थी। मैं उसके पास गया, उससे बात करी, तो उसने मुझसे कहा कि यार ये चीज़ ना इस्लामिक कैलीग्राफी मुस्लिम लेते नहीं है। तो उसने मुझे कुछ ऐसी चीज़ सजेस्ट करी विच इज़ हराम, जो बनाना हराम है, मुकम्मल हराम है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल समझ गया, बिल्कुल। तो बोला वहाँ जाओ और वहाँ पे फला शॉप है, ये बना के उनको दो और वो मेरी गारंटी है कि आप कब वो ले लेगा, परचेस कर लेंगे। मैंने कहा यार ये हराम है, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। तो बोला उसमें क्या है, बोला धंधे में सब जायज़ है, बोला बिजनेस में सब जायज़ है। बोला अच्छा ठीक, मुझे अजान हो रही थी, बोला चलो ठीक है जरा नमाज पढ़ के आता हूँ। एंड आई वाज लिटरली लुकिंग लाइक हिम कि यार कैसे लोग हैं ये, मतलब किस मुंह से ये बंदा जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए इस टाइम। और मतलब वही वाली बात है ना कि आप किसी को जज ही नहीं कर सकते इस टाइम। बिल्कुल। और ही वाज लिटरली हैविंग अ बियर्ड, ही वाज लिटरली हैविंग अ बियर्ड एंड वेयरिंग अ टोपी, दाढ़ी, नमाज पढ़ने जा रहा है। अजान होती, मतलब अजान की बस शुरू ही हुई थी, अच्छा भाई चलो भाई अल्लाह हाफिज, मैं नमाज पढ़ लूँ, एनी लेफ्ट। उसने मतलब अपना फरीज़ा समझ लिया कि उसको नमाज पढ़ने जाना है। लेकिन वो यहाँ पे ये जो इंसान की साइकोलॉजी है ना कि मैं जो मेरे फायदे का है वो तो ले लो, हाँ, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए भाई मैं नमाजी हूँ। जब आपको वो इस तरह से सजेशन दे रहा था तो कुछ और सजेशन आगे जो इंसान मुझे ऐसा सजेशन दे सकता है उसकी अपनी लाइफ में क्या चल रहा होगा, यू कैन इमेजिन। बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा था। ये तो वो चीज़ें हैं, ये तो फिलहाल भाई वो चीज़ है जो पर्दे के अंदर, पर्दे के बाहर की चीज़ है, जो पर्दे के बाहर इंसान रख सकता है। पर्दे के अंदर की चीज़ें जो इंसान रख ही नहीं सकता किसी के सामने, आप वो इमेजिन कर लो ना। मैं यहाँ पर निशब्द हो चुका हूँ। मेरा भी जो रिएक्शन था वो यही था। मुझे 2 दिन तक मुझे अजीब सा मैं चल रहा था उस मतलब वाकया के बाद। लिटरली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रस्ट करना किस पे है, किस पे ट्रस्ट करना है भाई। वहाँ मुझे सबक मिला था, जिंदगी का लेसन था। इट वाज अ लेसन फॉर मी कि भाई सबक सिर्फ देख के किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। उस सबक से आपको कुछ हासिल हुआ? बहुत कुछ हासिल हुआ, मुझे बहुत हासिल हुआ और मुझे लिटरली उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, उस सबक से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने वो सीख रखी थी और उसका आपको फ़ायदा हासिल हुआ। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे एक चीज़ और रबाज़ भाई की, जैसे यूथ है उसको चाहिए कि वो स्किल हासिल करे, अपने आप को किसी स्किल में मजबूत करे, उससे पैसा कमाए, मतलब हलाल तरीक़े से, और वो अपनी उम्मा की मदद करे, मतलब जो कुछ उससे हो सकता है वो उसको करे। क्या उसे वो करना चाहिए या फिर मतलब बस उससे कुछ मतलब ही नहीं है? देखिए इस पे मेरी राय है, अब मैं इस पे ये नहीं बोल सकता कि मैं 100% सही हूँ, क्योंकि हर इंसान का एक तजुर्बा होता है, हर इंसान का एक एक्सपीरियंस होता है, हर इंसान की एक राय होती है। तो उस लिहाज से मैं ये चीज़ रख रहा हूँ अपनी बात, कि मेरा ये मानना है कि पहले जब आप किसी लायक नहीं हुए हो तब आप पहले अपने आप पे फोकस करो, पहले अपने आप को बनाओ 100%। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाजिम होती हैं, वहाँ से आप पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। अब जैसे आपके फॉर एग्जांपल आपके घर में ऐसी ज़रूरत है कि आपको उसमें हाथ बटाना है, बिल्कुल, तो वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई कि मैं जो हूँ पहले अपने आप को बना लूँ, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंतज़ार कर सकती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उन चीज़ों के लिए अभी से सोचना शुरू कर देंगे तो आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। आप या तो आप कर नहीं पाएंगे या फिर आप लेट हो जाएंगे। उस चीज़ से बचने के लिए उन चीज़ों को, जैसे आपने बोला उम्मा, कम्युनिटी, उनके लिए करना है, उनके लिए इतना करना है कि
जितना आपसे करा जा सके, जितना करा जा सके। बट पहले आपको अपने आप को रेडी करना है, अपने आप को रेडी करना है, अपनी फैमिली को देखना है, फिर जाहिर सी बात है, फिर जब वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अपने आप ही जो अल्लाह है वो आपसे जब सवाल करेगा ना, वो तो आपसे वो इसी तरीके से सवाल करेगा, वो स्टेप बाय स्टेप सवाल करेगा। वो आपसे डायरेक्ट ही नहीं पूछेगा कि भाई तुम दुबई में रह रहे थे, तुम्हारे पड़ोस में एक बंदा था, तुमने उसके साथ क्या करा, और अगर तुम उस इस इस्तेदाद थी तुम्हारे पास कुछ करने की, वो तो बात की चीज़ है। पहले वो अल्लाह शुरू करेगा, तुमने खुद के साथ क्या करा, तुमने अपनी बीवी के साथ क्या करा, तुमने अपने बच्चे के साथ, मतलब जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी से सवाल आते होंगे कि भाई जो सबसे करीबी था बिल्कुल उसके साथ क्या करा, बिल्कुल चलो इसके साथ कर लिया, अब नेक्स्ट पे आओ, इसके साथ क्या करा, बिल्कुल उसके साथ क्या करा, और वो आपकी जेब के हिसाब से सवाल होंगे, और आप बच नहीं सकते, और वो सवाल आपकी जेब के हिसाब से होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है ही नहीं और अल्लाह मुझसे कह रहा है ज़कात दो, बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास है ही नहीं और अल्लाह कह रहा नहीं मैं ज़कात देनी है चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं। इस्लाम में ज़्यादती है ही नहीं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादती नहीं है। ज़्यादती बनाई है हमारे लोगों ने, थोपा है इस्लाम को, थोप रहे हैं वो उस तरीके से कि इंसान अब बिलाल भाई, अब बड़ा मुझे हैरत होती है, एक इंसान इस्लाम में आने के बाद डिप्रेस्ड हो गया। इस्लाम जो है वो डिप्रेशन को ख़त्म करने वाली चीज़ है, बिल्कुल, लेकिन इस्लाम में एक मेरा जानने वाला है बहुत करीबी, मैं पहले जमात में भी जाता था, तो मैं जमातों में भी गया हूँ साथ में उसके, एंड ही वाज अ वेरी हैप्पी पर्सन, ही यूज्ड टू बी अ वेरी हैप्पी पर्सन। अब जाहिर सी बात है कि मेरी एज ऐसी आई तो फिर मैं थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस्ड हो गया, जो मेरे दीन में जो मेरे हाथ में दीन था वो मैंने जारी रखा, उसने उस चीज़ को कंटिन्यू करा, जमात में आना जाना, इस्लाम को प्रॉपर फॉलो करना। आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चीज़ें भरी गई कि उसको ऐसा कर दिया कि अगर हंस रहे हो तो गुनाह कर रहे हो, खुश हो रहे हो तो तुम अल्लाह से दूर जा रहे हो, मतलब स्ट्रगल अगर कर रहे हो तो अल्लाह के करीब हो, इस तरह की बात है, मतलब इस तरीके की बातें उसके सामने रखी गई। तो वो अगर खुश भी होता था तो उसको लगता था कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत जा रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। तो एक वक्त तक तो इंसान बर्दाश्त कर पाता है, बिल्कुल। अब अगर वो खुश हो तो वो इधर डिप्रेस्ड हो रहा है कि मैं गलत जा रहा हूँ, और खुश नहीं हो रहा है तो वो वैसे भी डिप्रेस्ड हो रहा है इंसान, बिल्कुल। तो मैं उससे 2 साल बाद मिला एंड ही वाज पासिंग बाय विद दिस काइंड ऑफ बियर्ड, इतनी लंबी माशाल्लाह दाढ़ी, पजामा टखने से ऊपर, एंड ही वाज यूज्ड टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। मैं 2 साल के बाद मिला उससे एंड आई जस्ट मैंने ऐसे करके हाथ हिलाया, मैंने कहा हाँ भाई क्या हाल है, हाउ आर यू, ही वाज लाइक, मतलब वो वैसे देख रहा है मुझे, और देखा उसने मुझे, चला गया, नो रिएक्शन। फिर मुझे पता चला उसकी फैमिली से कि ही इज इन डिप्रेशन। अल्लाह, वो नमाज पढ़ रहा है, वो कुरान पढ़ रहा है, बट ही इज इन डिप्रेशन। वो रोजे भी रख रहा है बट ही इज इन डिप्रेशन। कुछ और रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, कुछ और फैमिली इशू, कोई रीज़न नहीं है। फैमिली उसकी अच्छा खासी, मतलब वेल सेटल्ड फैमिली है, पैसा भी कमाते हैं वो लोग, मतलब घर में कोई दिक्कत नहीं है कि इंसान किसी और वजह से डिप्रेस्ड हो, ठीक है, एंड ही इज डिप्रेस्ड, उसका इलाज चल रहा है। यानी एक मिसगाइडेंस, बिल्कुल। और ये भी नहीं है कि हद से ज़्यादा आप, इस्लाम में ऐसी चीज़ नहीं है कि आप शिद्दत पसंद हो, आपको बैलेंस रखना है अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, जाहिर सी बात, सब तरफ आपको देखना है, आपको एक तरफ का होके नहीं रहना है, और यही हमें दीन भी सिखाता है। नहीं, आप ये सोचो ना, आप अगर खुद ही खुश नहीं रहोगे तो अपनी फैमिली को कैसे खुश रखोगे? बिल्कुल भाई, आपकी जिम्मेदारी खाली आपके ऊपर नहीं है, आपकी जिम्मेदारी, आपकी शादी भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे। अब भाई वही वाली बात है, पापा एंटर करे, बच्चे मुंह देख रहे हैं, अरे भाई पापा तो मूड ही खराब रहता है हर वक्त। आप वही चीज बच्चे सीखेंगे ना, आपका जब मूड ही खराब है हर वक्त, आपका हर वक्त मुंह सूजा हुआ है, ठीक है, आप घर में घुस रहे हो बिना किसी रीजन के, ठीक है, आपका हर वक्त मूड खराब है, आपको बच्चे देख रहे हैं, वो उसी मेंटालिटी के साथ बड़े हो रहे हैं, ठीक है, और ये एकदम ट्रॉमा होता है, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। ये चीज़ हमारी जो माशरा है इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेता है, लेकिन ये चीज़ इम्पैक्ट करती हैं। हमारे यहाँ वाले नहीं समझते इस चीज़, ठीक हो जाएगा। हाँ, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो आदमी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि अभी हमारी पिछली भी बात हुई थी कि अपने बच्चे को उन्होंने बच्चा ही बना के रखा है। राइट। तो ये एक ट्रॉमा है कि आप बच्चे को हर वक्त सड़ू सा आपका मूड है, हर वक्त आप अपनी वाइफ के ऊपर बदतमीजी कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, आप नमाज पढ़ के आए हो लेकिन अपनी बीवी पे आप गुस्सा कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो अपनी बीवी से, उसको औरत की जगह पता नहीं क्या समझ रहे हो आप, कि जिंदगी में जो भी बर्बादी आई है उसी की वजह से आई है बस। और अक्सर ये इल्जाम लगते हैं, हाँ? शादी के बाद हम ऐसे हो गए या वैसे हो गए। बिल्कुल ये भी टॉपिक निकल, बिल्कुल। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ
कि हमारी जो एक अपब्रिंगिंग है ना वो बिल्कुल सही नहीं हो रही है, बिल्कुल सही। और ये चीज़ होगी पेरेंट्स से, जब बच्चा जब एक बड़ा होगा और जब उसकी शादी होगी, बिलाल भाई ये होगा माशरे से। बिल्कुल। हमने माशरे को, अब जैसे हम, अब आप निकाह को ले लीजिए, हमारे माशरे ने निकाह को कितना मुश्किल बना दिया है। अगर इंसान की जेब में 20 से 30-40 लाख रुपए नहीं है, वो शादी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता सीरियसली। और लेकिन वहाँ पर जो लड़कों के लिए जो दोस्त गर्लफ्रेंड बनाना ज़्यादा आसान है, वो ईजी है। तो आप जाहिर सी बात है ना, अब देखिए एक इंसान, अल्लाह ने हर चीज़ रखी है इंसान के अंदर, ठीक है, ख्वाहिशात रखी हैं हर तरीके की, वो टेस्ट भी है, ठीक है, और उसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वो आपके लिए अच्छा ही है, बिल्कुल। और वो इंसान बोले कि भाई कंट्रोल करो अपने आप को। भाई एक चीज़ में, अब जैसे मुझे भूख लग रही है और खाना सामने रखा है, आप बोलो नहीं भाई कंट्रोल करना है। मेरे अंदर अल्लाह ने अट्रैक्शन रखा है औरत की तरफ, औरत का अट्रैक्शन मर्द की तरफ रखा है, बिल्कुल। और आप बोलो कि भाई नहीं कंट्रोल करो 30 साल तक, 35 साल तक, 36 साल, 40 साल तक। भाई मैंने 40 साल के आदमी देखे हैं। यहाँ तो एक आम बात है हमारे। और दूसरा सबसे बड़ा जो बुरा माशरा है कि 40 साल के, क्या बोलूँ मैं, वर्ड नहीं आ रहा मेरे पास, 40 साल के इतने बड़े आदमी के साथ 20-20 साल की लड़की की शादी करा देते हैं। वो जब रिश्ते 18 साल की, क्यों? कि भाई वो सेटल्ड है, वो वेल सेटल्ड है भाई। मेरी समझ में वेल सेटल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। ये आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि वेल सेटल का मतलब क्या है? वेल सेटल का मतलब है कि पैसे वाला, सीधे लफ्ज है। 20 साल का लड़का अगर 22 साल का लड़का होगा, 25 साल का लड़का होगा, और वो इस लेवल पे होगा कि वो वहाँ अपने घर का जो है नॉर्मल जो उसके खर्चे हैं वो पूरे कर सकता है, वो होगा। और जो आपका कोई और होगा, जैसे मिसाल के तौर पे 50 साल का, 50 तो ज़्यादा हो गया, 40 साल तक जो लड़की वाले हैं वो शादी कर देते हैं अगर लड़का पैसे वाला है तो, ठीक है, वो नहीं देखते, उनके लिहाज से वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि भाई वो उनकी फैमिली को सपोर्ट करेगा, ठीक है, पैसा है उसके पास। लेकिन जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस तजुर्बा है, लड़कियां जो ज़्यादा अच्छे से रहती हैं वो उस 25-30 साल की लड़की के साथ रहती हैं जो अपनी फैमिलीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो नॉर्मल तरीके से फुलफिल कर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं वो आपकी बेटी के काम नहीं आनी, बिल्कुल, वो बस रखी रह जाती हैं पीछे, भाई हैं, कभी जरूरत पड़ी तो शायद कभी काम आ जाए, वो बेटी के काम नहीं आ रही है। अगर आपके जो कहते हैं शरीक हयात ही सही नहीं होगा तो फिर वो प्रॉपर्टी किस काम की है? मैंने लिटरली, मेरे पास एग्जांपल, और जिनके पास कुछ नहीं होता और अगर एक कहते नहीं साथ देने वाला अगर मिल जाए तो जिंदगी उसके लिए आसान हो जाती है। मेरी नज़र में एक जो, मतलब ये कंट्रोवर्शियल है भाई, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को बुरा कहने वाला, लेकिन मेरी नज़र में अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ, जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है वो एक सेल्फ मेड मैन की ज़्यादा बेहतर होती है। अगर कोई इंसान है जिसके पास वेल्थ है, फैमिली वेल्थ है, उस लड़के को आप बिठा दो और एक ऐसे बंदे को बिठा दो जिसने खुद क्रिएट करी है, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क होगा इन कैरेक्टर, इन एवरीथिंग। वो लड़का उसके सामने बैठ नहीं सकता, इन एनीथिंग, इन नॉलेज, इन पर्सनालिटी, इन कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज़ में। बिल्कुल ये चीज़ है। तो मेरा ये मानना है कि आप सेल्फ मेड बनो। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई लोगों का जो पर्सपेक्टिव है ना वो ये है कि भाई मेरे बाप ने कमा लिया, मैं क्यों काम करूँ? अरे भाई अपने लिए करो यार, बिल्कुल, अपनी इज्जत के लिए करो, अपनी नज़र में अपनी इज्जत के लिए करो कि मैंने कुछ करा है, बिल्कुल, आपके लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ करो, आपके लिए इजी है करना, बिल्कुल, कम्युनिटी के लिए आपके पास बैकअप है तो आपके लिए कुछ करना इजी है। लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब एक से होते हैं, कुछ लोग अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं कि भाई मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं 30-40 साल तक अय्याशी करूंगा, शादी कर लूंगा फिर। दिस इज द मेंटालिटी, वी हैव द एग्जांपल्स, ठीक है, बिल्कुल हैं, ठीक है। तो अब ये ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि उनके फैमिली वेल्थ होने के बावजूद दे आर डूइंग जॉब्स, लिटरली। मैं अगर मोटा एग्जांपल दूं मोटा भाई का कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। समझ गया। अगर वो कहें कि मेरे पास सब कुछ है फादर के पास, तो मुझे करने जरूरत है, लेकिन नहीं, लगे पड़े। देखिए वो तो एक अलग जिद है, वो तो उसमें तो पागलपन चाहिए। वो जो लेवल है ना, वो लेवल पैसे का है ही नहीं, वो लेवल है वो उसके आगे निकल चुका है, ईगो का लेवल है कि जो दूसरी पार्टी है मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए। अब वहाँ वो चीज़ आ चुकी है, पैसा वहाँ मैटर नहीं करता, पैसा मैटर नहीं करता, तो वो स्टेप्स अलग-अलग है। बिल्कुल। अच्छा इरबाज भाई, एक चीज़ और है कि जैसे एक मुस्लिम बिजनेसमैन है और उसके लिए पैसा कमाना, मतलब अब जैसा पैसा कमा रहा है तो क्या वो एक इबादत बन सकता है अगर वो हलाल तरीके से कमा रहा है? देखें, इबादत का जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो इबादत आप जब काम कर रहे हो, ठीक है, अल्लाह ने जो आपके ऊपर फ़राइज़ रखे हैं वो फ़राइज़ जो हैं वो काम करने के बाद जो पैसा आएगा उसी से पूरे हो सकते हैं।
आपको अपनी बीवी को खुश रखना है, बिल्कुल, पैसा चाहिए। बिल्कुल, आपको अपने बच्चे की तरबियत करनी है अच्छी, पैसा चाहिए। आपको इवन हज करने जाना है, आपको पैसा चाहिए। आपको उम्रा करने जाना है, आपको पैसा चाहिए। आपको इस्लाम के लिए कुछ करना है, आपको पैसा चाहिए। ठीक है, आपको माशरे के लिए कुछ करना है, आपको पैसा चाहिए। आपको अपनी फैमिली, माँ बाप को खुश करना है, पैसा चाहिए। बिल्कुल। अब मैं अगर पैसे को ही फितना बना दूंगा तो मैं खुश दुनिया को कैसे रखूंगा? ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि भाई आप अपना जो है बिहेवियर अच्छा रखो और बस यही इंसान खुश रह लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। जब इंसान के जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे होते हैं तो आप बिहेवियर अच्छा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। और एक कहते हैं ना कि इंसान अगर कुछ रिस्क की तलाश में निकल रहा है अपनी फैमिली के लिए, तो वो भी इबादत है। बेशक, बिल्कुल बेशक। देखिए, इबादत का आप ये समझिए ना कि नमाज एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आपके फ़र्ज़ चीज़ें और भी हैं ना। बिल्कुल। आपने खाली नमाज को, रोज़े को, कुरान पढ़ने को, इन चीज़ों को फ़र्ज़ बना दिया है। हुस्न अखलाक भी एक इबादत है। हुस्न अखलाक इबादत है, एक स्माइल इबादत है। बिल्कुल। एक आप खाली हंस दो किसी को तो इबादत है। और मैंने लोग देखे हैं ऐसे जो मतलब अपने आप को दीनदार कहते हैं, वो सही मुंह बात नहीं करते सामने वाले से कि नहीं मैं क्यों बात करूं, मतलब मैं दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुका हूं, आई डोंट लाइक एनीथिंग, मेरा दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू ना, ये हमारे जो माशरा को ड्रेन कर रहा है हल्के हल्के। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा इसमें कि अगर एक मुस्लिम बिजनेसमैन है, कहते हैं उसके बाद दाढ़ी है, टोपी है, 5 वक्त नमाजी, अब बात निकल रही है, सारी बातें हैं, उसके बावजूद वो धोखा दे रहा है, उसके बावजूद वो लोगों के साथ बुरा कर रहा है, हक़ तलफ़ी कर रहा है। अगर उसके रिश्तेदार हैं जो कि जिनके माँ बाप नहीं हैं, और उनके साथ भी वो उस तरह से पेश नहीं आ रहा, जबकि वो इस्तिताअत वाला है, उसके पास सब कुछ है, उसको आप किस एंगल से देखते हैं? देखें, मेरी नज़र में जो इंसान टोपी दाढ़ी रख के गलत काम कर रहा है वो एक्चुअल में बहरूपिया है। मतलब मैं दाढ़ी को बुरा नहीं कह सकता, बिल्कुल, मैं टोपी को बुरा नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि जो भी इंसान ये चीज़ रख रहा है या कर रहा है वो बुरा है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग स्ट्रेटेजिकली अपने आप को उस अंदाज में ढालने की कोशिश करते हैं, तैयार करते हैं कि जिससे बंदे को ट्रस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ टाइम पहले एक आपने केस देखा होगा, एक फेक एम्बेसी चल रही थी इंडिया में। अच्छा, मुझे फेक एम्बेसी मतलब वहाँ पे प्रॉपर एम्बेसी चल रही थी एक फेक कंट्री के नाम से, अल्लाह और वो 10 साल से चल रही थी। फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स किसी की नज़र नहीं पड़ी, किसी की नज़र नहीं पड़ी। और जो वहाँ पे 6-7 गाड़ियाँ खड़ी थी बाहर लग्जरी, उस पर गवर्नमेंट की स्टैंपिंग, उस कंट्री की फेक स्टैंपिंग हुई हुई थी। और वो जो बंदा था जो चला रहा था वो इंडियन था, वो कंपनीज के पास जाके फेक टेंडर उठाता था कि हम आपको अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कराएंगे, इतना हमें पैसा दे दो। 10 साल तक उसने करा, तो ये उसकी बहरूपियापन था। ठीक है, एक्चुअल में वो कुछ और है और वो शो कुछ और कर रहा है ताकि बंदे को ट्रस्ट हो, है कुछ और दिखा कुछ। सिमिलरली यही वो चीज़ है कि बंदा अपने कारोबार में मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपना बिजनेस को इस तरीके से दिखाने के लिए कि भाई मैं दीनदार हूँ, देखो इतनी बड़ी मेरी दाढ़ी है, टोपी मेरे सर पे है, कुर्ते पजामे के अलावा मैं कुछ पहनता नहीं है, बल्कि ये तो इन चीज़ों की तौहीन हो रही है। तौहीन, तो ये उनको उससे मतलब नहीं है ना, उनको तो अपने काम से मतलब है। ठीक है, वो एक तरीके से उनका यही है कि मेरा काम हो जाए। अब एक और मैं आपको वाक़या बताता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, वो ट्रेडिंग करते थे आपकी क्रिप्टो वगैरह में, और उसमें एक बंदा था, वो इन्फ्लुएंसर था, यूट्यूब के ऊपर था, यूट्यूब पे भी था वो, और वो इंस्टाग्राम पे भी था। वो इन्फ्लुएंस करता था लोगों को ट्रेडिंग की तरफ कि मैं हलाल तरीके से आपको ट्रेडिंग कराऊंगा, और उसकी हर वीडियो पे नशीद लगी हुई, ठीक है, दाढ़ी इतनी बड़ी, उसकी टोपी लगी हुई, और मतलब प्रॉपरली वही दिखाना चाह रहा था। वो इस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था कि मैं हलाल वे में आपको पैसा कमा के दूंगा ट्रेडिंग में। अब हर इंसान चाहता है कि यार हलाल वे है, हलाल तरीका है, और इसमें तो वैसे भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है ये कि भाई ये हलाल है या हराम है। तो उसमें उन्होंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। उन्होंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद अब वो उनको फेक पेज पे, प्लेटफॉर्म बहुत फेक हैं, बहुत फेक प्लेटफॉर्म्स है, उसमें वो फेक प्रॉफिट भी शो हो जाता है, हमें शऊर भी नहीं होगा कि ये सही है गलत कि क्या दिखा रहे हैं। उन्होंने उनको दिखाया कि देखिए साहब आपका 100% प्रॉफिट हुआ है, आपके जो 5,000 थे वो 10,000 रुपये हो गए। लेकिन ये लॉक है पैसा, अभी निकलेगा नहीं, ये निकलेगा नहीं, ये निकलेगा जब आप 5,000 और इन्वेस्ट करोगे। वो बात दिरहम्स में हो रही है, ये नहीं, ये INR में हो रही है, इंडिया का ही बंदा है वो। लेकिन इससे ज्यादा तो बाहर भी इस तरह का हो रहा है ना, बाहर तो अलग ही लेवल चल रहा है। वो तो आप यकीन मानिए, वो ऐसी दुनिया है कि
आम लोग जो है ना उनको पता भी नहीं होगा चल क्या रहा है। मतलब वो एक अलग यूनिवर्स है। ट्रस्ट मी, मुझे ये चीज़ बहुत डीपली पता है, मैंने बहुत करीब से चीज़ देखी है, तो मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि वो टोटली एक अलग ही यूनिवर्स है। वो ये दुनिया है ही नहीं जो चल रही है बैकग्राउंड में। बिल्कुल। और उसी जैसे को डार्क वेब है, हाँ बिल्कुल, ये डार्क वेब की तरह है। लोग उसी को रियल मान रहे हैं, लोग उसी को रियल मान रहे हैं, और लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि लोग चोट खाने के बाद ट्रस्ट ही करते हैं। नहीं, फिर भी ट्रस्ट करते हैं, चोट मैं आपको बता रहा हूँ ना लिटरली कि वो जो उनके कस्टमर होते हैं ना वो वही होते हैं जो चोट खा चुके होते हैं। दोबारा से नए आदमी से ज्यादा जो उनको ज्यादा जल्दी उनके हाथ में आता है बंदा, वो होता है जो चोट खा चुका होता है। उसको जो कंट्रोल करना वो ज्यादा इजी है, बातों को घुमा के। ठीक है, तो यहाँ पे बात मेरी कट गई। हाँ। तो फिर उसके बाद उनका जो है, उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है 5,000 और ले लो। फिर उन्होंने कहा देखिए अभी आपके 20,000 रुपये हो गए, लेकिन एक इशू आ रहा है। वो इशू ये आ रहा है कि इसमें एक छोटी सी अमाउंट और डालनी पड़ेगी आपको, तो वो पूरी आ जाएगी फिर आपके पास। मतलब वो बातें घुमा रहा था। उन्होंने मना कर दिया, बोले भाई अब मैं नहीं कर पाऊंगा। गायब, वो बंदा गायब, ब्लॉक करके गायब हो गया। वो 10,000 रुपये उनकी वो भी गया। और वो दाढ़ी, लिटरली दाढ़ी थी उसके पास, वो नशीद लगाता था, नाद लगाता था, सब कुछ। मतलब वो ऐसा दिखाता था अपने आप को कि मुझसे ज़्यादा दीन पे कोई है ही नहीं, और वो ये करके चला गया। अब मैं अगर बोलूँ कि भाई ये दीनदार आदमी का काम है, तो ऐसी ये गलत है। बिल्कुल, वो बहरूपिया है। बिल्कुल, वो बहरूपिया है। मतलब वो है नहीं जो वो दिखा रहा है, और उसकी वजह से पूरा एक कम्युनिटी एक बदनाम होती है। बिल्कुल। अब इसका एक और है, वो मैं टॉपिक छेड़ूंगा नहीं। वो आपको पता है कि कहाँ पे बदनाम है, मुसलमानों दाढ़ी वाला कहाँ बदनाम है। एक्चुअल में वो है नहीं, उसको बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेटेजिकली बदनाम उसको दुनिया में कर दिया है कि अगर ये काम हुआ तो वो इसने करा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। लोग समझ गए होंगे, लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी। तो सिमिलरली ये चीज़ हो रही है। बिल्कुल। उसमें फर्क ये है कि उसमें दूसरी पार्टी कर रही है, इसमें हम खुद कर रहे हैं। ये फर्क है। उसमें दूसरी पार्टी बदनाम कर रही है, इसमें हम खुद बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर इरबाज भाई, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को जो ख़ास तौर से जो हमारा यूथ है उसको क्या एक गोल्डन मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बताना चाहूँगा, और जो मुझे लगता है कि ये सही है, मैं उस हिसाब से ये सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि थोड़ा आप फोकस करें दीन के ऊपर, बेशक फोकस करें। मैं अगर ये चीज़ बोलूँगा कि भाई नहीं दुनिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर अल्लाह की यहाँ मेरी पकड़ होगी। और ये बात झूठ भी है कि सिर्फ दुनिया ऐसा रियलिटी में ना हमारा बिलीफ है और ना ही सच्चाई है। लेकिन हमें ये चीज़ अपने जहन में बिठानी पड़ेगी कि दुनिया भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। बिल्कुल, कैद खाना मोमिन के लिए है। हाँ। लेकिन अगर आप ये समझ लीजिए, अगर मैं ये लेके चलूँगा कि उसको वो उस सेंस में मैं नहीं कहा। हाँ, लेकिन मतलब अगर मैं उसको ऐसे लेके चलूँगा ना कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल, मैं वही बात कहना। मेरी माँ अगर मर रही है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। दुनिया को अगर मैं ऐसे लेके चलूँगा तो वो फिर मेरे लिए बेकार है। जी। तो आप अपने आप को ग्रो करो, आप अपने आप को उस जगह पे लाने की कोशिश, अगर आप खाली कोशिश भी कर रहे हो, देखिए एट दी एंड अल्लाह ही लेके आता है। बिल्कुल। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और आपको इस चीज़ को दिमाग से निकालना पड़ेगा कि सब कुछ अल्लाह करता है, करता अल्लाह ही है। अल्लाह ने आपको शऊर दिया है। बिल्कुल। अगर सब कुछ अल्लाह करता है तो जो कत्ल कर रहा है वो भी निर्दोष है, जो चोरी कर रहा है वो भी निर्दोष है, बिल्कुल, जो डाका डाल रहा है वो भी निर्दोष है। सब कुछ अल्लाह कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उस चीज में आप जब बोल रहे हो कि वो बंदे ने करा है, तो अच्छाई में भी बंदे नहीं करा है, करा उसकी जो मदद करी वो अल्लाह ने करी। बिल्कुल। मतलब हरकत लेकिन आपने की ना, अल्लाह ने आपको जो सलाहियत दी आपने उसका इस्तेमाल किया। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपने कुछ किया ही नहीं। आप अगर किसी का कत्ल करोगे तो अल्लाह उसको देख लेगा। बिल्कुल। आप अच्छा करोगे अल्लाह उसको भी देख लेगा। बेशक, अल्लाह ने आपके लिए रास्ते खोल रखे हैं। अच्छे काम के लिए निकलोगे अल्लाह मदद करेगा आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है गलत काम में अल्लाह आपको रोक देगा, उसके लिए भी फ्री विल है। बिल्कुल, लेकिन उसका अंजाम आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, उसका अंजाम आपको दुनिया में भी मिलेगा, उसका अंजाम आपको आखिरत में भी मिलेगा। ज़हनी तौर पर भी मिलेगा आपको, और आप हर तौर पर मिलेगा। बिल्कुल, ये मेरा तजुर्बा है, ये मैंने खुद भी फेस किया है। जहाँ, क्योंकि देखिए जिंदगी में इंसान बहुत कुछ सीखता है। बिल्कुल। बहुत कुछ देखता है। बिल्कुल। और बहुत से रास्तों पे निकलता है। बिल्कुल। और फिर समझता है कि सही क्या गलत क्या है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि सही क्या गलत क्या है। बिल्कुल। तो वो चीज़ सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आया हूँ कि वी हैव टू मेक अ बैलेंस। बिल्कुल। इन बोथ द वर्ल्ड्स। बिल्कुल, तभी कामयाबी है। बिल्कुल।
कामयाबी हमारे माशरे की, हमारी कम्युनिटी की, हमारे दीन की, हमारे इस्लाम की। बैलेंस लेके चलोगे तभी कामयाबी है। एक चीज़ में कामयाबी नहीं है, चाहे वो दीन हो चाहे वो दुनिया हो। बिल्कुल। क्योंकि आप भले से आप अगर दुनिया में दीन में कामयाब अगर आप खाली दीन पे चल के हो भी गए, लेकिन आप वो जो आपके वो फ़राइज़ हैं जो दुनिया के हिसाब से आपको करने थे वो आपने नहीं करे। आपने जानबूझकर उस चीज़ को रिजेक्ट करा जो आप कर सकते थे जी। उस चीज़ के उस लेवल पे आप कर सकते थे, लेकिन आपने अपने दिमाग से वो चीज़ निकाल दी कि मुझे करना ही नहीं है। बिल्कुल। दुनिया मेरे लिए है ही नहीं, मैं बेकार दुनिया, मुझे कुछ नहीं करना। तो उस जहन के हिसाब से अब आप फिर मेरे हिसाब से कामयाब नहीं हो। आप दोनों चीज़ें लेके चलो ताकि आपकी वजह से आपको फ़ायदा भी हो, आपकी कम्युनिटी को फ़ायदा हो और आपकी जो आसपास लोग हैं, आपकी फैमिली है, उनको फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाह खैर इरबाज़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, ख़ास तौर से यूथ, आज का जो हमारा सेशन है अगर वो पूरा देखें तो इंशाल्लाह ज़रूर उनको फ़ायदा हासिल होगा। इरबाज़ भाई हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश रहेगी इरबाज़ भाई कि हम आपको परेशान करेंगे। बेशक इंशाल्लाह। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। इंशाल्लाह जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।